Good evening students, myself Rahul Saxena working as associate professor in Ravi Shankar College of Pharmacy। मैं आज जो टॉपिक डिस्कस करना वाला हूँ आपसे वो है सेल साइकिल, इम्पोर्टेंस ऑफ सेल साइकिल। अब सेल साइकिल का इम्पोर्टेंस बेसिकली कहाँ पे है? सेल डिवीजन प्रोसेस में। अब सेल डिवीजन प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो सेल डिवीजन प्रोसेस इट इज़ कॉमन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी में सेल डिवीजन जो प्रोसेस है वो बहुत कॉमन है और सेल साइकिल उस सेल डिवीजन का एक पार्ट है। अब यहाँ पे हम सेल साइकिल की बात यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंस ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स डेट आर डिपेंड ऑन सेल साइकिल। यहाँ पे जब आप एंटी कैंसर क्लासिफिकेशन की बात करते हो तो आपको एक टाइप का क्लासिफिकेशन मिलता है जो कि रहता है सेल साइकिल स्पेसिफिक और एक क्लासिफिकेशन रहता है सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक। यहाँ पे हम बात करेंगे सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स की। सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स मतलब वो एंटी कैंसर ड्रग्स जो कि पर्टिकुलर सेल साइकिल के एक स्पेसिफिक फेज पे काम करती हैं और कैंसर सेल्स में जो डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए की ग्रोथ हो रही है या डीएनए जो प्रायर प्रिपरेशन हो रही है डीएनए की, उस सबको उस अलग अलग रिस्पेक्टिव फेज पे ब्लॉक कर रहा है। और इस तरीके से एंटी कैंसर जो ड्रग्स हैं वो सेल साइकिल स्पेसिफिक फंक्शन करती हैं। जैसे हम शुरुआत करते हैं सेल साइकिल की, तो सेल साइकिल की अगर हम शुरुआत करें तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल साइकिल है वो नेचुरली G0 फेज से स्टार्ट होती है। G0 फेज जिसको हम इंटरफेज बोलते हैं, इसको हम इंटरफेज बोलते हैं और इसको हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। इस फेज में सेल बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में रहता है, कोई प्री एक्टिविटी उसमें नहीं होती, इसलिए हम इसको बोलते हैं G0 फेज। फिर वो G0 फेज नेक्स्ट फेज में कन्वर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं G1 फेज। G1 फेज जो है वो प्री सिंथेटिक फेज है। प्री सिंथेटिक फेज मतलब यहाँ पे सेल रिप्लिकेशन होने से पहले पूरी तैयारी करता है। उसको प्रोटीन चाहिए, क्रोमेटिन्स चाहिए, क्रोमेटिन थ्रेड्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, डीएनए के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारे रिक्वायरमेंट को यहाँ पे वो प्रोक्योर करता है जिसको हम बोलते हैं प्री सिंथेसिस। फिर नेक्स्ट फेज आती है एस फेज जो कि हमारे सेल साइकिल की मेन फेज होती है। एस फेज में होता है रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। यहाँ पे जस्ट डीएनए जो है डबल हो जाता। मीन्स अगर G1 फेज में प्रिपरेशन सेल साइकिल की अच्छी है, डीएनए वगैरह क्रोमेटिन थ्रेड्स वगैरह सब अच्छे हैं, तो एस फेज में रिप्लिकेशन प्रॉपर्ली होगा। और रिप्लिकेशन मतलब डीएनए जस्ट अपने अमाउंट में डबल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फेज आती है G2 फेज जिसको हम बोलते हैं पोस्ट सिंथेसिस फेज। अब जो ये पोस्ट सिंथेसिस फेज है यह आफ्टर द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, तो इसको हम बोलते हैं G2 फेज। और G2 फेज का मतलब है पोस्ट सिंथेसिस फेज। फिर G2 फेज जब कंप्लीट हो जाती है तो एक्चुअल हमारा जो सेल डिवीजन प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं माइटोसिस, माइटोसिस यहाँ पे हमारी स्टार्ट हो जाती है। माइटोसिस के जो चारों फेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, वो यहाँ पे चालू हो जाए। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज यहाँ पे सेल डिवीजन की प्रोसेस में कंटिन्यू स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जब माइटोसिस का एंड होता है तो माइटोसिस रिजल्ट इनटू फर्दर 2 G1 सेल्स, मतलब माइटोसिस यहाँ पे 2 G1 सेल्स प्रोड्यूस करती है। तो जनरली जो सेल साइकिल है उसका जो सर्कुलर जो वो है रिवॉल्यूशन है, वो सर्कुलर रिवॉल्यूशन यही है G0, G1, G1 के बाद S के बाद G2 और G2 के बाद M। यहाँ पे सारी फेज इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फेज है S। और एंटी कैंसर ड्रग्स वो ज़्यादा पोटेंट हैं या वो ज़्यादा अच्छे से कारगर साबित होती हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में जो टारगेट किसको करती हैं, पर्टिकुलरली एस फेज को, क्योंकि एस फेज में रिप्लिकेशन होता। अब हम अगर एंटी कैंसर ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में आ जाएं जो कि सेल साइकिल स्पेसिफिक है तो हम यह देखेंगे कि G1 फेज पे जो ड्रग काम करती है स्पेसिफिक टू G1 फेज वो है एटोपोसाइड। और एटोपोसाइड जो है वो क्लासिफिकेशन जो है मैंने एंटी कैंसर का टोपोआइसोमरेज 2 इनिबिटर, टोपोआइसोमरेज जो एंजाइम है जो कि सेल डिवीजन प्रोसेस में हेल्प करता है, उस टोपोआइसोमरेज 2 को यह इनिबिट करती है। कौन सी ड्रग? एटोपोसाइड। तो एटोपोसाइड किस फेज पे काम कर रही है? G1 फेज पे। ऐसे ही हम पहले पढ़ते हैं G2 के बारे में। G2 फेज है वो है पोस्ट सिंथेसिस फेज। अब G2 फेज में यहाँ पे 2 आ रहा है। 2 मतलब यहाँ पे 2 ड्रग हैं, तो यहाँ पे एटोपोसाइड भी है और यहाँ पे टोपेटिकेन भी है। एटोपोसाइड जो है वो टोपोआइसोमरेज 2 इनिबिटर है और टोपेटिकेन जो है वो टोपोआइसोमरेज 1 इनिबिटर है। तो आपको इस तरीके से याद रखना कि टोपोआइसोमरेज 1 इनिबिटर में आती है टोपेटिकेन, वो 1 आ रहा है मतलब वो एक बार आएगी। एक बार कहाँ आएगी? G2 में आएगी। और एटोपोसाइड आ रही है टोपोआइसोमरेज 2 इनिबिटर में, 2 मतलब वो 2 बार आएगी। 2 बार आएगी मतलब वो G1 में भी आएगी और G2 में भी आएगी। तो G1 फेज और G2 फेज पे काम कर रही है एटोपोसाइड, टोपोआइसोमरेज 2 इनिबिटर, और G2 फेज अकेले पे काम कर रही है टोपेटिकेन, टोपोआइसोमरेज 1 इनिबिटर। फिर हमारा मेन कैटेगरी वो आ जाता है फेज एस फेज। एस फेज मतलब जहाँ पे रिप्लिकेशन हो रहा वहाँ पे सबसे मेन ड्रग काम करती हैं जो कि डीएनए के रिप्लिकेशन को रोक रही हैं, जैसे मीथोट्रेक्सेट
जिसको हम बोलते हैं फोलेट एंटागोनिस्ट, फिर 6 मर्केप्टोप्यूरिन और 6 थायोग्यूनिन जो कि आपकी हो जाती है प्यूरिन एंटागोनिस्ट, और फिर आती है हमारी 5 फ्लोरोयूरेसिल जो हमारी कैटेगरी है प्रीमिडीन एंटागोनिस्ट। तो अगर आप क्लासिफिकेशन देखो तो फोलेट एंटागोनिस्ट, प्यूरिन एंटागोनिस्ट और प्रीमिडीन एंटागोनिस्ट, इस तरीके से यह जो ड्रग्स आती हैं इसके अंडर में मीथोट्रेक्सेट, 6 मर्केप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्यूनिन और 5 फ्लोरोयूरेसिल वो एस फेज पे बात करती हैं। फिर नेक्स्ट आ जाती है हमारी लास्ट है एम फेज। एम फेज मतलब माइटोटिक फेज। तो माइटोटिक फेज में जो माइटोटिक आपके स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उसको अरेस्ट करती है, उसके पॉलीमराइजेशन को रोकती है, वो आ जाती है। वो वहाँ पे 2 ड्रग्स आ जाती हैं जो कि बेसिकली हर्बल ड्रग्स हैं, विनकाल्कोलाइड और टैक्सिन। विनका में आती है विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन और टैक्सिन में आती है पेस्लीटेक्सल और डोसीटेक्सल। ये हर्बल ड्रग्स हैं और दे आर क्वाइट इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। वो कहाँ काम कर रही हैं? एम फेज में। तो इसका मतलब G1S G2M में स्पेसिफिक एंटी कैंसर ड्रग्स हैं जो सेल साइकिल स्पेसिफिक हैं और पर्टिकुलर फेज पे वर्क करके एंटी कैंसर एक्टिविटी दिखाती है। कहीं ना कहीं डीएनए के रिप्लिकेशन को रोक रही है। अगर डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं रोक रहा तो वो प्री सिंथेसिस रोक रही है, तो डीएनए रिप्लिकेट नहीं हो पा रहा। अगर डीएनए की सिंथेसिस हो गई है तो पोस्ट सिंथेसिस रोक रही है। पोस्ट सिंथेसिस रोक रही है मतलब डीएनए रिप्लिकेट तो हो गया लेकिन फाइनली डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पा रहा, या डीएनए जो है वो पर्टिकुलरली आगे जाके रिप्लिकेट नहीं हो पा रहा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हर फेज में कोई ना कोई एंटी कैंसर ड्रग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ में एक चीज़ और है कि हमने देखा है कि साइक्लोफॉस्फामाइड अगर आप देखो तो एंटी कैंसर में सबसे मेन कैटेगरी है, अल्काइलेटिंग एजेंट में मेन कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं साइक्लोफॉस्फामाइड। तो साइक्लोफॉस्फामाइड भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, लेकिन इसकी जो कैटेगरी है वो है सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक। तो जो अल्काइलेटिंग एजेंट ड्रग हैं जितनी भी वो सब सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक हैं, वो इन सारी सेल्स को छोड़ के किसी भी सेल्स पे काम करती है रिस्पेक्टिव ऑफ एनी सेल। वो यहाँ पे एंटी कैंसर एक्टिविटी दिखाती हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ अल्काइलेशन, और जो अल्काइलेशन फ्री रेडिकल बनाते हैं और फिर वो चेन जो है डीएनए रिप्लिकेशन की चेन उसको ब्लॉक करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है प्लेटिनम कंपाउंड। यही भी एक एग्जाम्पल है किसका, जो सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग है। तो सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक हो गई आपकी साइक्लोफॉस्फामाइड और प्लेटिनम कंपाउंड्स। एंटीबायोटिक्स भी आती हैं इसमें और अदर ड्रग्स भी आती हैं। बाकी सेल साइकिल जो स्पेसिफिक हो गई वो हो गई आपकी एटोपोसाइड, फिर नेक्स्ट हो गई आपकी मीथोट्रेक्सेट 6 मर्केप्टोप्यूरिन, फिर नेक्स्ट हो गई आपकी विनकाल्कोलाइड और टैक्सेंस, और लास्ट में आके हो गई आपकी टोपेटिकेन। तो ये एक शॉर्ट में मैंने आपको समराइज करा कि कौन कौन सी ड्रग सेल साइकिल स्पेसिफिक है और सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक है। थैंक यू।